जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे जो क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 है। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में। हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में इस चैप्टर में आसान भाषा में हम समझेंगे। ठीक है, आइए हम समझते हैं जो दिया है हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में। स्थल मंडली अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडली प्लेट कहते हैं। जब स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है इन्हें स्थल मंडली प्लेट कहते हैं। ठीक है, प्लेट कहते हैं। प्लेट हमेशा धीमी गति में चारों तरफ घूमती रहती है। नहीं कह सकते हैं जब ये प्लेट का क्या तात्पर्य होता है। जब हमारे पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं ये लगभग 7 प्लेटें हैं। छोटी बड़ी बड़ी मिलाकर ये 14 से 15 से लगभग 20 प्लेटें हो जाते हैं। मगर हम बड़ी प्लेटों को लेते हैं तो ये 7 प्लेटें हमारे पृथ्वी के अंदर मौजूद हैं। जब ये प्लेटें जब खसकती हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह जब खसकती हैं ये प्लेटें, तब हम कह सकते हैं कि ये इसका घूमना ये मैग्मा के कारण होता है। मैग्मा मतलब ये होता है जब पृथ्वी के नीचे जो ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, ये मैग्मा जब कह सकते हैं कि जो ऊपर होता है नीचे होता है तो ये प्लेटें खसकती हैं तब ये हमारे भू आकृति पे मतलब हमारे कह सकते हैं पृथ्वी पे एक प्रकार से कंपन होने लगती है, हिलने लगता है। तो यही कह रहा है कि यह स्थल मंडली अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडली प्लेट कहते हैं। प्लेटें हमेशा धीमी गति चारों तरफ घूमती रहती हैं। धीमी गति से वो चारों तरफ घूमती रहती हैं और एक वर्ष में कुछ मिलीमीटर गति करती हैं। ज्यादा नहीं गति, कुछ मिलीमीटर, एक वर्ष में कुछ मिलीमीटर ये गति करती रहता है। ये किस कारण होती है? ये एक मैग्मा के कारण होती है। पृथ्वी के अंदर ये मेंटल क्रोट के मध्य में पाया जाते हैं ये सब। तो यही होते हैं। प्लेट के इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। जो पृथ्वी आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल या अथवा एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं जो आंतरिक भाग में जो उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी के अंदर जो घटनाएं होती है अंतर्जनित बल कहते हैं। ये इंग्लिश में थे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, वही जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है। पृथ्वी की सतह मतलब ये होता है, जब हम समझते हैं कि पृथ्वी की सतह कहें तो ये हमारी जब हम लोग भूपट्टी पर रहते हैं इस जगह के कह रहा है, उसे बहिर्जनिक बल कहते हैं। बहिर्जनिक बल कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स इसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, और ये जब ये कहते हैं कि ये जब गति करती है तो ये एक फोर्स लगाती है जो अंदरूनी होती है और बहिर्जनिक बनी बाहर में होता है। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि अंतर्जनिक और बहिर्जनिक बल के बारे में। अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जब अंतर्जनिक बल होते हैं वह आकस्मिक गति मतलब वो अचानक अब भूकंप आएगा तो अचानक आएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। मगर इसमें कुछ लोगों ने, जैसे हम कह सकते हैं कुछ विद्वानों या कह सकते हैं हमारे पूर्वजों ने कुछ अनुमान लगाए हैं। इसमें कहे हैं कि जैसे कि जानवर को कूदना या चिड़िया का कुछ अलग व्यवहार करना, जानवरों का अलग व्यवहार करना, यह एक संकेत होता है। मगर ये कुछ वैज्ञानिक इसको पता नहीं लगा पाए कि ये इसके आने की मतलब संभावनाएं कब आएगा कब नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। इसीलिए कह रहा है कंपन गति उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए भूकंप एवं ज्वालामुखी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी पर हानि करते हैं। यानी आकस्मिक गति जब जैसे ज्वालामुखी का मतलब यह होता है जैसे पृथ्वी की भूपट्टी पर खुला ऐसा छिद्र जिसमें पिघले हुए
पिघले हुए पदार्थ निकलते हैं। मैग्मा के बारे में आपको पता है, जब पिघले हुए पदार्थ निकलते हैं तो ये अलग अलग पत्थरों या संगमरमरों में परिवर्तित हो जाता है, जैसे बलुआ पत्थर हो गया। इस सब के बारे में अगले चैप्टर में हम आपको बताए हैं, इसको हम समझेंगे। ये जो दिया है इसके बारे में समझेंगे हम। उदाहरण के लिए भूकंप एवं ज्वालामुखी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी पर हानि करते हैं। भूपटल के नीचे वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र कहते हैं, इसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र मतलब आइए हम एक पृथ्वी को हम एक बना के एक संरचना बनाकर हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये पृथ्वी है। ये अगर पृथ्वी है, एक छोटा सा बना दे रहे हैं समझने के लिए, तो इसके अंदर मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, ये हम समझते हैं, इसको हम कह सकते हैं, इसके क्या कह सकते हैं, इसको हम उद्गम केंद्र के रूप में समझते हैं। उद्गम केंद्र, क्योंकि यहां पर जब ये उद्गम होता है, जिसे कहते हैं कि भूकंप जब जमीन से एकदम भू सतह से जब निकलता है तो वह उद्गम केंद्र होता है। केंद्र होता है, वही आगे दिया है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जब यहां से भूकंप निकलता है तो यह धीरे धीरे करके सबसे सतह पर आएगा, तो इस पे आएगा। मान लीजिए एक केंद्र हम इसको बना दे रहे हैं, इस केंद्र बना दे रहे हैं, यहाँ पे के अधिकेंद्र हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसे अधिकेंद्र कहते हैं। अब ये समझना चाहिए आपको इसमें कि जब ये उद्गम केंद्र यहां से उत्पन्न होता है भूकंप, और ये सीधा ऊपर आएगा जिसमें अधिकेंद्र के बीच में आएगा। अधिकेंद्र पे जब आता है तो यह भूकंप की जो जब ऊपर आएगा भूमि की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर आएगा, तो वहां पर जब भूकंप उत्पन्न होता है वहां पे काफी विनाशकारी भूकंप होता है। काफी विनाशकारी, जैसे कह सकते हैं कि एक जगह, तब ये जैसे जैसे दूसरी दिशा में फैलते चले जाएगा, ये भूकंप की तीव्रता कम होती चली जाएगी। कहते हैं कि भूकंप जो है, भूकंप लगभग 2.0 के लगभग तीव्रता वाले भूकंप में यह हानि नहीं होती है। मगर यही अगर 5.0 पे अगर चले जाइए तो यह काफी नुकसानदायक हो जाती है, ये भूकंप उत्पन्न होती। जैसे हम कह सकते हैं कि पेड़ों को गिरना या तो सामान को गिरना, क्षति बहुत पहुंच जाती है। ये 6.0 पे आ जाता है भूकंप की तीव्रता, ये काफी विनाशकारी होता है। तो वो जब होती है, बिल्डिंग गिर जाती है, वो गिर जाते हैं। 7 का जब ये होता है तो ये काफी विनाशकारी हो जाता है। यह रिक्टर स्केल पर इसे नापा जाता है। रिक्टर स्केल पर नापा जाता है इसको। रिक्टर स्केल पर मापा जाता है इसे, भूकंप को। आइए हम ये नीचे समझते हैं हम। जैसे यदि उद्गम केंद्र भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। इस जगह ज्यादा विनाशकारी होता है ना। इस जगह जब जहां भूकंप निकलता है वहां ज्यादा विनाशकारी होता है। कहते हैं भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। भूकंपी तरंगे जो होती हैं, जब कहते हैं कि भूकंप की जब तरंगे निकलती हैं अधिकेंद्र में जब निकलती हैं तो उन्हें 3 प्रकार में बांटा जाता है। पी तरंगे, इसे क्या कहते हैं, पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, इसे कहते हैं। यह तरंगे जब ऐसी तरंगे होती हैं, जब भूसतह पर आती हैं, तो यह सामान को, या कह सकते हैं हम एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं एक स्प्रिंग की तरह होती है। ऐसे तानो ना, ऐसे तानने पर, जैसे मान लीजिए कि ये स्प्रिंग हो गई,
ये स्प्रिंग होंगे। अब इसको हम जैसे तानेंगे, इधर जाएगा उधर जाएगा इधर जाएगा। एक हम उदाहरण के बता रहे हैं कि ये इसकी जब ऊर्जा जब होती है तो सामान इधर से उधर होता रहता है, इधर से उधर, पी तरंगे इधर से उधर होता रहता है। जैसे हम एक ये मार्कर लिए हुए, जैसे कि पी तरंगे का मतलब ये इधर जाएगा फिर इधर आएगा, इधर जाएगा इधर आएगा, ये पी तरंगे होती हैं। वही जो होते हैं यस तरंगे जो होती हैं, यस तरंगे की जो ऊर्जा जब होती है भूकंप की, यह ऊपर नीचे होती रहती है, ये ऊपर नीचे होती रहती है। यस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जो ऊपर नीचे होती रहती हैं। वही एल तरंगे जो होती हैं, एल तरंगे पृष्ठीय तरंगे इसे भी कहते हैं, पृष्ठीय तरंगे एल तरंगे, ये काफी विनाशकारी तरंगे होती हैं जो ये बिल्डिंगों को गिरा देती हैं। बिल्डिंग मतलब ये जमीन पर जो हमारी छत या घर बना है, ये काफी विनाशकारी मानी जाते हैं क्योंकि हिला के गिरा देती हैं। तो ये 3 तरंगे हो जाती हैं, पी तरंगे, यस तरंगे, यल तरंगे। 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है भूकंप में। ठीक है, आइए हम इधर समझते हैं। हम ये समझते हैं मुख्य स्थलाकृतियां के बारे में। मुख्य स्थलाकृतियां कैसे क्या हैं इनके बारे में हम समझते हैं। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा भूदृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। कह सकते हैं अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा भूदृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है, लगातार विघटित होती रहती है। तो इसका क्या मतलब होता है, जिसे हम कह सकते हैं अपक्षय एवं अपर्दन के बारे में। अपक्षय अपर्दन जो होते हैं यह ऐसे होते हैं जिसे हम कह सकते हैं एक पृथ्वी का एक संरचना, एक पृथ्वी जो होती है ये इसकी बनावट को यही पे जाता है। क्योंकि जब कह सकते हैं अपक्षय जो होती है, अपक्षय का मतलब ये होता है जैसे कि किसी चीज का कटाव, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी एक इतनी दूर की मिट्टी काट दी गई हो, अपक्षय होता है। ये अपक्षय होता है। अपर्दन जो होता है इस जगह से दूसरी जगह उड़कर जाना, पानी के साथ जाना, हवा के साथ जाना, कोई लेके जाना, यानी ये कह सकते हैं हम इसे अपर्दन कह सकते हैं। ठीक है, इसी के 2 के कारण हमारी भू आकृति जो होती है ये काफी एक दूसरे से चेंजिंग होती है। कुछ अच्छे चीज बनते हैं, कुछ बुरे चीज बनते हैं देखने में थोड़ा सा। तो यही कह रहा है अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है, और यही कारण है इसका। नदी के कार्य, अब हम समझते हैं इसमें नदी के कार्य, इसमें समझ में आया होगा आपको अपक्षय एवं अपर्दन के बारे में। ठीक है, नदी के कार्य, नदी के जल से दृश्य भूमि अपर्दन होता है। मतलब कह सकते हैं नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी जब हम कह सकते हैं जब ये यहाँ की जैसे कह सकते हैं कि नदियाँ जब निकलती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े कह सकते हैं कि मिट्टी के या पत्थरों के कण के अवसादों को लेकर चलती हैं। तो यह एक जगह से 2 जगह पहुँचाने की इस क्रिया को ये कह सकते हैं हम अपर्दन कहते हैं। जब दूसरी जगह जाते हैं तो उसका अलग निर्माण करते हैं। जिसे हम कह सकते हैं कि अगर झटका मार कर नदी अगर बह रही है, काफी लहर है, तो धीरे धीरे तोड़ कर उसको इस जगह से खराब करके, इस जगह से तोड़ करके वो दूसरे जगह बना दे रहे हैं। यहाँ खराब कर रहे हैं मगर वहां एक खूबसूरत सा भाई बना सकती हैं, वो बनाती हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहा है नदी के जल से दृश्य भूमि अपर्दन होता है जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाले घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जैसे हम इसका क्या मतलब होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि जब नदी जो होती है, मान लीजिए ये काफी ऊंचा है, अब ये काफी नीचे है, तो हम समझते हैं जब यहाँ से मान लीजिए ये नदी का पानी है, ये पानी है,
ये पानी है, अब हम समझते हैं ये पानी है, अब ये ऊपर से गिर रहा है, ये ऊपर से गिर रहा है, तो वही कह रहा है कि जब खड़े ढाल से, जब नदी का जो है ऊपर से गिरना, ऊपर से जब गिरेगा तो यहाँ से जो ये कटाव होने लगेगा, लगेगा, ये धीरे धीरे ये जब कह सकते हैं पूरा जब कटाव होता है तो यहाँ के जो अवसाद होती हैं जो तोड़ कर लेके जाती हैं नदियाँ, यहाँ से ये धीरे धीरे इसका कटाव होने लगता है, वो तोड़ के दूसरे जगह करते हैं। अब इसी को हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। जैसे ये दिया हुआ है जलप्रपात, जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। ये जलप्रपात जो होते कह सकते हैं सबसे ऊंचा दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला पर जलप्रपात माना जाता है। वेनेजुएला जो जलप्रपात है ये दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, ठीक है। जलप्रपात के बारे में आप समझिए, जलप्रपात का मतलब ये होता है जो बड़ी नदी, जब नदियां जो होती जल होता है वो ऊपर से गिरता है तो वहां पर जाकर बहुत गड्ढे और खाई नुमा बना देता है, उसी को हम जलप्रपात कहते हैं। और सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, कह सकते हैं सबसे ऊंचा दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला जलप्रपात माना जाता है, ठीक है। अब ये समझ गए हम, इसके बारे में समझ गए। अब हम आ जाते हैं मैदानी क्षेत्र में, समझते हैं मैदानी क्षेत्र में बहते ही विसर्ग का रूप ले लेती हैं। अब ये विसर्ग क्या हो जाता है इसके बारे में समझते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट। विसर्ग का रूप ले लेती हैं। विसर्ग का रूप मतलब क्या हो जाता है हम समझते हैं। इसमें मैदानी क्षेत्र में बढ़ते ही विसर्ग का रूप ले लेती हैं। नदियां जब होती हैं, जब नदियां यहाँ से जलप्रपात के तौर पे जब नदी ऊपर से गिरती है तो चलने लगती हैं। जब नदियां मतलब कहते हैं कि हिमालय या निकलती हैं जब जगह से अपने उद्गम क्षेत्र से, तब यह जब मैदानी क्षेत्र में जब चलती हैं तो विसर्ग का रूप ले लेती है। विसर्ग का मतलब यही होता है, मान लीजिए कि नदियां जब यहाँ से निकली, ये उद्गम क्षेत्र है, मान लीजिए अगर यहाँ से नहीं जब मैदानी क्षेत्र में चले जाएंगे तो इस तरह चलने लगेंगी, इस तरह लेके जाकर इस तरह जब जाएंगी नदियां, इस तरफ जब जाएंगी नदियां तो यह मैदानी क्षेत्र में होता है, ठीक है। अब यही कह रहा है विसर्ग का रूप ले लेती है। विसर्ग के किनारे अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण विसर्ग लूप नदी में से कट जाते हैं और एक अलग झील का झील बना लेते हैं, उसे ही चाप झील कहते हैं। अब इसके बारे में हम समझेंगे, आराम से समझेंगे, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि जब विसर्ग का रूप मैदानी क्षेत्र में जब विसर्ग का रूप ले देती हैं तो ये इसी तरह होती है, ठीक है। अब ये विसर्ग जब होता है तो ये क्या, विसर्ग के किनारे अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण विसर्ग लूप नदी में कट जाते हैं। अब लूप नदी का मतलब ये होता है जब ये यहां से अपर्दन हो रहा है, कटाव हो रहा है, नदी जब एक जगह से कटाव कर रही है, जब ये विसर्ग रूप ले लिए, अब ये कटाव कर रही है नदियां, तब ये धीरे धीरे वहां से अपर्दन होने लगा, ठीक है। निक्षेपण यहां से कर रही है, ओके बाद अपक्षय और निक्षेपण कर रही है, यहां से कटाव हो रहा है। जब कटाव हो रहा है नदी जब काट रही है तब ये धीरे धीरे नदियां कहां आ गई, ये यहां पे आ गई, ठीक है। अब ये जो लूप है, ये लूप नदी को अब ये कटकर एक अलग झील का निर्माण कर लेती है, ये कटकर अलग झील का निर्माण कर लेती है, झील का निर्माण कर दे, इसी को हम कहते हैं चाप झील का निर्माण दे दिए। ये खूबसूरत होते हैं, ये चाप झील होते हैं, ठीक है। ऐसे समझ में आया कि जब हम कहते हैं जब मैदानी क्षेत्र में बढ़ते ही विसर्ग का रूप ले लेती हैं नदियां, जब मैदानी क्षेत्र में होती हैं ये विसर्ग का रूप ले लेती हैं, जब विसर्ग के किनारे अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण, अपर्दन कटाव एवं बहाव के कारण यह अपनी मुख्य शाखा से नदियां जो होती हैं कट जाती हैं तो अलग हो जाती हैं, तो उसी को हम चाप झील का नाम दे दिए हैं, ठीक है, चाप झील का नाम ने दे दिए हैं।
चाप झील का नाम दे दी है। नदियां समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। इसका नदियों जब कहते हैं कि जब धीरे धीरे जब समुद्र के किनारे जब पहुंचते हैं ना, तब वहां इसका जो रुकाव होता है, इसकी पावर क्षमता कम हो जाती है। कहते हैं ना, जब हम अगर कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर अगर दौड़ रहा है या 1 ही किलोमीटर दौड़ रहा है, जब वो लास्ट स्टेप पे पहुंचता है तो उसकी ऊर्जा जो होती है वह खत्म हो जाती है। जब ऊर्जा खत्म हो जाती है, वो चलने लायक नहीं रहता, तब ये होता है धीरे धीरे चलो। तो उसी प्रकार ये नदियां होती हैं, उसी प्रकार ये नदियों के बारे में दिया हुआ है कि जिसे नदियां समुद्र तक पहुंचने में नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। मतलब कहते हैं हम, आइए हम समझते हैं इसमें एक बनाकर इसी के अनुसार हम ये चाप झील का। अब ये हम समझते हैं, नदियां जब होती हैं, जब यहाँ समुद्र के किनारे ये हम पहुंच गई, अब यहाँ से अलग अलग प्रकार की से ये बहने लगती हैं, ये अलग अलग प्रकार से बहने लगती है, मतलब कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, इसकी पावर क्षमता कम हो जाती है नदियों की जब समुद्र में पहुंचते हुए, तो अलग अलग हो जाती है। तब ये अपने लाए हुए अवसादों को ये धीरे 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 ये छोड़ना शुरू करती है। और ये मान लीजिए कि ये अब ये लाए हुए अवसादों को, इधर क्या है, समुद्र है, इधर क्या है, समुद्र है, ठीक है, इधर ये समुद्र हो गया। अब लाए हुए अवसादों को ये मान लीजिए ये अब लाकर ये धीरे 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 ये का काम की, ये ऐसे ऐसे करके यहां पर छोड़ दी, ठीक है, यहां पर छोड़ दी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा। जो सुंदरवन डेल्टा जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियां जो बनाती हैं, ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम डेल्टा का नाम दे दिए हैं, ठीक है, ये समझना चाहिए। ये डेल्टा का निर्माण करती है नदियां। अब समझ में आया, जब नदियां अपने स्थल पे पहुंचने, समुद्र के किनारे पहुंचने के टाइम, ये इनके लास्ट समय पे ये इनकी क्षमता या चलने की क्षमताएं कम हो जाती है, बहाव कम हो जाता है, तब यह धीरे धीरे चलने लगती हैं। ये अनेक जलधाराओं में विभाजित हो जाती हैं। जब विभाजित हो जाती हैं तो यह अपने साथ लाए हुए अवसादों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देती हैं। जब छोड़ना शुरू कर देती हैं तो यही जो होता है, ये क्षेत्र हो एक डेल्टा का निर्माण करता है। समझ में आया? ठीक, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम समझते हैं उसे वितरिका कहते हैं, ये सही है, इसी को वितरिका कहते हैं। वितरिका, ये जो नदी दिया है, इसी को हम वितरिका कहते हैं। आप इतना समझते हो, वितरिका मतलब अलग अलग दिशाओं में जाना, वितरिका होता है, ठीक है, ये वितरिका इसी को कहते हैं। आइए हम समझते हैं समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के कार्य के बारे में समझेंगे इसमें। ये समुद्री तरंग के कार्य, समुद्री तरंग के अपक्षय एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाती हैं। यानी अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण तटीय स्थलाकृतियां बनाती हैं। समुद्र तरंगे लगातार शैलों से टकराती हैं, जिसके कारण समुद्री गुफा का निर्माण होता है। जब कह सकते हैं कि लगातार जब समुद्र की लहरें जो होती हैं, तरंगे जो होती हैं शैलों में या कहते हैं पत्थरों में जब टकराती हैं, तब वहां पर एक समुद्री गुफा का निर्माण होता है। समुद्री गुफा का निर्माण होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जलधाराएं यहां से आ रहे हैं। अब ये क्या होगा, गुफा हो गया। अब ये धीरे धीरे इसको आते आते यहां तोड़ दे रहे हैं,
तोड़ दे रही हैं, तो ये पत्थर शैल हैं, इनको तोड़कर एक गुफा का निर्माण करती हैं, गुफा का निर्माण करती हैं। तो कह सकते हैं गुफा का निर्माण करती हैं। तो आगे हम समझते हैं, गुफा का शैल से कटती है, जिसके कारण समुद्री गुफा का निर्माण करती इन गुफाओं को बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचता है, और जिससे तटीय मेहराब बनते हैं, छत को भी अपरदन के कारण तोड़ दिया जाता है, सिर्फ स्टैग बचते हैं। तो ये इसके क्या कहने मतलब है, ये समुद्री गुफा हो गया। अभी धीरे धीरे इसको तोड़ते तोड़ते क्या बनाता है, छत को तोड़ देता है, जिसे मेहराब, तटीय मेहराब बनाते हैं, इसे तटीय मेहराब बनाने लगते हैं। इसको भी गुफा को तोड़कर एक बड़ा बना देते हैं। कह सकते हैं जैसे कोई भी चीज को बार बार अगर चोट करो, वो पानी मतलब समुद्र का पानी जब धीरे धीरे जाते जाते समुद्र का गुफा का निर्माण करता है, गुफा से वो तोड़ते तोड़ते वो बड़ा बना देता है। एक तटीय मेहराब की तरह ये तटीय मेहराब की तरह बना देता है। मान लीजिए काफी बड़ा कर दिया, यहां तक बड़ा कर दिया। अब सिर्फ क्या बचा हुआ, तटीय मेहराब एक छत जो है, छत भी तोड़ देता है, उसको छत भी तोड़ देता है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। छत को भी अपरदन एवं के कारण तोड़ देता है, वो सिर्फ स्टेक बचता है, सिर्फ यही बचेगा आपका स्टेक, यही बचेगा। सिर्फ ये सब तोड़ देगा, सिर्फ कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के लिए कि हम कह सकते हैं, जब एक दीवार को आप एक मान लीजिए घर है, मान लीजिए तोड़ दिए, घर से पानी मान लीजिए समुद्र का है, किसी का भी पानी आ रहा है, समुद्र का पानी आ रहा है मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। अब हम दरवाजा या बंद किए हुए हैं, अगर वहां से पानी आ रहा है तो तोड़ रहा है, तो तोड़ेगा पहले छोटा सा जगह बनाएगा, और तोड़ते तोड़ते उसको बड़ा करके वो तटीय मेहराब में बना देगा। इसलिए क्या, तटीय मेहराब बड़े में बना देगा। जब धीरे धीरे वो छत को भी तोड़ देगा, कौन, स्टेक बचेगा। स्टेक मतलब ये दीवार बचेगी, सिर्फ पूरी दीवार बचेगी, जैसे व्हाइट बोर्ड है, सिर्फ यही बचेगा, ये उससे आगे कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए कह रहा है सिर्फ स्टेक बचेगा, स्टेक जो है, स्टेक सिर्फ बचता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। आइए हम समझते हैं हिमनद के कार्य के बारे में। हिमनद जो होते हैं, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां कहते हैं। हिमनद या हिमानी नदियां, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां। हिमनद अपने नीचे के कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित करती है। मतलब कह सकते हैं जब हिम की नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ साथ अवसादों को लेके चलती हैं, जिसमें से गुलासमी मतलब ये होता है, जिसे हम समझते हैं गुलासमी मतलब ये छोटे छोटे कण को बारे में कह रहा है। ये छोटे छोटे कण जो मिट्टी के, पत्थरों के, ये सब रहते हैं, एक साथ लेके चलते हैं। तो गुलासमी मिट्टी पत्थरों को एक साथ अपरदित कर देते हैं। तो ये जाकर एक जगह दूसरी जगह जाकर वो प्रवाहित करते हैं, मतलब विसर्जित करते हैं। तो यही कहा गया। हिम नदियां गहरे गर्त का निर्माण करती हैं। जब नदियां चलने लगती हैं, जब नदियां ऐसे से चलने लगती हैं, तो ये रेगुलर इसी पे चलती रहती हैं। तो इस जगह हम समझते हैं कि इस जगह धीरे धीरे वह गर्तों का निर्माण करती हैं। जब पिघलती हैं नदियां जो होती हैं, हिम नदियां बर्फ से, और ये धीरे धीरे गर्तों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। मतलब कह सकते हैं जब यहां से जब निकलती हैं तो ये अपना गड्ढा माफिक बना लेते हैं, तो उन्हें धीरे धीरे बर्फ जो पिघलता जाता है तो उसमें पानी भर जाता है। जब पानी भर जाता है, जल भर जाता है, वही जाकर सुंदर झील का निर्माण करते हैं। समझ में आया? जब हिमानी नदियां जब
अपने बहाव के साथ चलती हैं वो गुलासमी और मिट्टी और पत्थरों को अपर्दत कर देती हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपर्दत कर देती हैं। और जब जाते वक्त वह धीरे धीरे चलकर वह एक जगह चलने लगती हैं तो वो एक गर्त का रूप ले लेती हैं। गर्त मतलब गड्ढा होता है, तो ये गड्ढा बना लेती हैं। तो वहां तब धीरे धीरे हिम नदियां जब पिघलती हैं तो वह धीरे धीरे पानी भर जाता है। जब पानी भर जाता है तो वही सुंदर झील का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम समझते हैं पवन के कार्य के बारे में समझेंगे हम। इसमें रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण होता है। रेगिस्तान में अपर्दन और निक्षेपण एक मुख्य कारण होता है, क्योंकि अपर्दन जो होता है, जैसे हम कहते हैं पवन, जब पवन की गति अधिक होती है, तेज होती है, तो वह जाकर धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह बालू को उड़ाकर या कोई भी वस्तु को उड़ाकर वह फेंक देता है। जब छोटे कणों को उड़ाता है वो पवने जब उड़ाता है तो एक जगह कह सकते हैं कि जब पवन का बहाव तेज से होता है, एक जगह से दूसरी जगह बालू उड़कर चला जाता है, उसे बालू टिब्बा कहते हैं। ठीक है, जब एक जगह से बालू एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जब चला जाता है तो बड़ा बड़ा टिब्बा बना लेते हैं। टिब्बा मतलब ये होता है ऊंचाई पे ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, वो टिब्बा बना लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो बड़े कण होते हैं वो नजदीक रह जाते हैं, जो मोटे कण रहेंगे ज्यादा दूर नहीं उड़ा पाएगा पवन, तो वो नजदीक रहता है। जो छोटे कण होते हैं वो काफी दूर तक लेके जाते हैं। तो वही कह रहा है, जब बालू के महीन एवं हल्के कण जमा हो जाता है उसे लोयस कहते हैं। लोयस ये क्या है, ये बड़े कण को कहता है। बालू का टिब्बा जो होता है, ये बालू का टिब्बा जो बता रहा है, ये बड़े बड़े कणों का ये बड़ा अंबार लग जाता है, जब वो ऊंचा हो जाता है। वही छोटे कणों का जब बहाव होता है एक जगह टिब्बा माफिक बन जाता है तो उसे लोयस कहते हैं। उसे टिब्बा नहीं लोयस कहा जाता है। लोयस जो होता है यह चीन में बहुत प्रकार के मतलब काफी पाए जाते हैं। चीन में लोएस जो होता है ये चीन में काफी पाए जाते हैं। ये सब कहते हैं रेगिस्तान में जब उड़ने लगता है तो उसी के कारण होता है, क्योंकि पवन की गति के अनुसार ये सब होता है। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।